हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर और कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग अभी तक यूज करते आते हैं, टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट नहीं माना जाता है, मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए टेम्परेचर का, उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस को नहीं मानते हैं। ये हमारा कॉमन यूनिट है। तो यहीं से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि चलिए कॉमन यूनिट और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है। कॉमन यूनिट एंड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी का जो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर किया जाता है, उसके लिए एक हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, डैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन यूनिट है वो है हमारा डिग्री सेल्सियस। तो लिख लीजिए डिग्री सेल्सियस जो हम लोग यूज करते हैं। एज डिग्री सेल्सियस को कैसे आप लिखते हैं? एज कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जनरली हम लोग यही यूज करते हैं ज़्यादातर। हमारी जो थर्मोमीटर स्केल है उस पर यही रीडिंग दिया रहता है डिग्री सेल्सियस में। इंडस्ट्रीज में अगर हम किसी टेम्परेचर को यूज करते हैं तो वो केल्विन स्केल पे यूज किया जाता है और यही हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है। तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन जो है वो टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। याद रखिए ये छोटा के लिखते हैं। जब भी एसआई यूनिट लिखा जाता है तो स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल के से। तो चलिए जो केल्विन है वो अगर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे छोटा जब हम मेजर करना शुरू किए टेम्परेचर को, जब अगर हम मेजर करेंगे, दो बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? आप किसी चीज़ को बोल सकते हो ये गर्म है, हम किसी चीज़ को बोलेंगे कि ये थोड़ा कम गर्म है। कम गर्म और ज़्यादा गर्म को मेजर करना होगा तो हमें कंपेयर करना होगा। उसको हमें थर्मोमीटर से अगर हम मेजर करते हैं तो कोई एक मिनिमम पॉइंट ज़रूर लेंगे कि हाँ ये मिनिमम पॉइंट होगा, इससे मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। सबसे मिनिमम टेम्परेचर को सेट करना होगा। तो इसमें भी 0 डिग्री जो सेल्सियस है उसको मिनिमम सेट कर दिया गया केल्विन स्केल में, और वो 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब सोचिए कि अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस की बात किया जाए तो क्या कितना डिग्री केल्विन में अगर चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 1 डिग्री कैसे आया? 0 में 1 को ऐड किए। 1 डिग्री सेल्सियस कैसे आया? 0 में 1 को ऐड किए। तो इधर भी आप 1 को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 274 केल्विन। मतलब कि अगर डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा 273 ऐड करना होगा, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आप चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा 273 माइनस करना होगा। तो यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं इस बात को जो अभी हम जिक्र किए। डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हमें केल्विन मिल जाएगा, केल्विन स्केल मिल जाएगा। ठीक है, अगर केल्विन में से, डिग्री केल्विन में से अगर हम 273 माइनस कर देंगे तो हमें डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। और क्या है ये पॉइंट से ही हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कन्वर्ट 40 डिग्री सेल्सियस
इनटू केल्विन। केल्विन स्केल में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो केल्विन में स्केल में चेंज करने के लिए डिग्री केल्विन नहीं होगा, सिर्फ केल्विन ही लिखते हैं, ठीक है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 273 ऐड कर देंगे और ये जो आएगा हमारा उतना केल्विन हो जाएगा। 3 7 4 11 और 2 1 3, इतना केल्विन हमारा आंसर हो गया। तो जस्ट सिंपल सा है, अगर आपको केल्विन दिया है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो 273 को माइनस कर दीजिए, और अगर डिग्री सेल्सियस दिया है और केल्विन में चेंज करना है तो 273 को प्लस कर देंगे। इस बात को आप लोग याद रखिए और इस तरह से हम ये करते हैं। अब अगला टॉपिक जो है हमारा, उसके बारे में चलते हैं कि कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने मेजर करके और उसको स्पेसिफाइड कर दिया है कि ये जो पॉइंट है, ये जो मिनिमम टेम्परेचर है, इसका कुछ सर्टेन नाम दे दिया गया है। जैसे जिसमें सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है वाटर का बॉयल होना या फिर वाटर का फ्रीजिंग होना। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए लिख लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वाटर या कोई भी लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, the minimum temperature at which liquid starts boiling is called boiling point of that liquid, is called boiling point of that liquid, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे जिस मिनिमम टेम्परेचर पे वो लिक्विड बॉयल होना खौलना शुरू हो जाए। जैसे जो वाटर है, वाटर अगर बॉयल हो रहा है, बॉयल होने लगा, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग मेजर करते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर को प्रोवाइड किया जाता है तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आप ये समझिए कि सिर्फ वाटर का है ये। अगर हम इस बॉइलिंग पॉइंट को अगर समझना चाहें, जैसे मिल्क है, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट समथिंग 30 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मिल्क का जो है बॉइलिंग पॉइंट, आप देखिएगा एक बर्तन में मिल्क को गर्म कीजिए, इसमें मिल्क को गर्म कीजिए और एक में वाटर को गर्म कीजिए, एक में सिर्फ वाटर को गर्म कीजिए और एक में मिल्क को। आपको क्या दिखेगा कि मिल्क जो है वो जल्दी गर्म हो गया है, मिल्क जो है वो जल्दी गर्म हो गया। अगर मिल्क गर्म होने में टाइम ले रहा है, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो समझिए उसमें वाटर का मिक्सचर है। मीन्स अगर मिल्क है और ये बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये इसको 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाना है मिल्क को, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो समझिए ज़रूर इसमें वाटर मिक्सअप होगा, इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और हम समझते भी हैं, घरों पे जैसे देखते हैं कि मिल्क जो है बॉयल होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, इसका मतलब है कि जो मिल्क है उसके अंदर पानी मिला दिया गया है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मिल्क का बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो मिल्क को 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाना चाहिए, लेकिन हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वाटर भी मिक्स है। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें वाटर को मिक्स किया गया है। चलिए अगला जो है पॉइंट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, इसके लिए सुनिए ध्यान से।
जो भी हमारा लिक्विड्स है वो अगर सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, सॉलिड में मतलब फ्रीज होना शुरू हो जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid start to convert in solid, ठीक है, is called freezing point, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माना गया है। ठीक है, तो जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मीन्स इसके बाद वाटर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट वाटर। तो ये 2 पॉइंट था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेपोराइजेशन क्या होता है। मतलब किसी लिक्विड को आप गर्म करते गए तो क्या होगा, वो लिक्विड धीरे धीरे वेपर में चेंज होते चला जाएगा। याद रखिए, वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों प्रोसेस अलग हैं। इवेपोरेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है, लेकिन वेपोराइजेशन जो है वो ऑन हीटिंग गर्म करने के बाद होता है। तो लिख लेते हैं वेपोराइजेशन के बारे में कि वेपोराइजेशन क्या होता है। वेपोराइजेशन क्या होता है, ये है द मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, वेपोराइजेशन क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। ठीक है, क्या करते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, हीट एनर्जी देने के बाद, हीट सप्लाई करने के बाद। तो लिख लेते हैं द प्रोसेस बाय विच liquids converts into vapor form, vapor means gaseous form में form after heating is called इसको क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन। इसी को कहा जाता है वेपोराइजेशन। तो ये हुआ हमारा वेपोराइजेशन। तो हमने जो कुछ पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, तो ये सब है। और एक पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड्स जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो चलिए एक पॉइंट वो भी लिख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो इसको लिख लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जिससे जो सॉलिड है वो क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सॉलिड क्या होंगे इससे कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखेंगे द मिनिमम टेम्परेचर at which liquids solids start हो जाता है ना मेल्टिंग, solids start melting is called melting point of that solid, it's called melting point, या आप इसको melting point of that solid भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री जो सेल्सियस है वो मेल्टिंग पॉइंट माना जाता है। किसका, 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग मेल्टिंग पॉइंट मानते हैं आइस का।
तो 0 डिग्री सेल्सियस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इन सब को ले करके अब हम एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये फेनोमेना क्या है और कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम लोग कंसंट्रेट करते हैं और पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया तब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब 1 kg सॉलिड्स अपना स्टेट चेंज करता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है, और इतना कन्वर्ट करने के लिए जो उसको हीट करना पड़ता है, जितने हीट एनर्जी की उसकी ज़रूरत पड़ती है, वही उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अगर इसको ग्राफ के मदद से हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके डिफिनीशंस को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए ये हम टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं, ये है टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम लेते हैं हीट, करते हैं हीट देते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट सप्लाई करते हैं। चलिए हीट सप्लाई करते हैं। अगर हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हीट भी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हीट सप्लाई करने के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लीजिए कि हमने किसी भी लिक्विड में हीट सप्लाई किया, किसी भी सॉलिड पे हीट सप्लाई करना शुरू कर दिए, मतलब हीट सप्लाई किए। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं आइस का, हम लोग एग्जाम्पल ये लेते हैं आइस का। तो जब हम आइस को देखते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, उसके बाद भी हम गर्म करना शुरू रखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर और हीट सप्लाई करते हैं, इसमें देखिए ये इधर जाएगा, मतलब हीट सप्लाई हो रहा है। ग्राफ के बारे में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े थे, तो समझिए अगर यहाँ से अगर ऐसा रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने हीट सप्लाई किया है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। हीट सप्लाई हुआ लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, और यही कारण है स्टेट चेंज होने का। मतलब जो इसके पास हीट गया, इसके स्टेट को चेंज कर रहा है। ये क्या था, ये सॉलिड था, और तो अब ये कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है लिक्विड में, तो ये स्टेट चेंज होगा। तो इस पॉइंट पे ये इसका स्टेट कुछ और था, इस पॉइंट पे कुछ और स्टेट आएगा। अगर हम आगे बढ़ जाएं ऐसे, इस पॉइंट की बात करें, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गए तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर कुछ और है, और फिर इस पॉइंट पे इसका टेम्परेचर कुछ और हो गया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर के कारण इसका फेज चेंज हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। बी पॉइंट पे ये क्या था, सॉलिड। सी पॉइंट पे किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड। हीट क्या हुआ, देखिए हीट तो हम लगातार सप्लाई कर रहे हैं। ये हीट मान लीजिए इसको Q1 हीट की मान लेते हैं, और ये क्या है, Q2 हीट। मतलब हीट तो इतना दिए हमने, हीट कितना सप्लाई किया, Q2 माइनस Q1, और इसके स्टेट टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ इसका स्टेट चेंज हुआ। इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड to convert 1 kg solid substance
1 kg solid substance into liquid is called latent heat of fusion. Latent heat of fusion. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ से यहाँ स्टेट चेंज हुआ है, यहाँ से ये स्टेट चेंज हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं जो हमारा हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो रिक्वायर्ड है, इसी को बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब Q2 माइनस Q1 जो था हमारा हीट एनर्जी है, यही इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ है इसको चेंज करने में के लिए, तो यही हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए Q1 था यहाँ पे, अब Q2 हो गया, इतना एनर्जी लगा इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ से यहाँ तक गया तो टेम्परेचर क्यों नहीं राइज हुआ। हमने तो इसमें लगातार हीट सप्लाई कर रहे थे, तो टेम्परेचर राइज होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि जो यहाँ पे हीट सप्लाई किए हैं, ये हीट यूज हुआ है इसके स्टेट चेंज करने में, ये हीट एनर्जी इसके मोलेक्यूल्स को तोड़ने में यूज हो गया, तो टेम्परेचर इसका राइज नहीं होगा। यहाँ तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ तक अगर आप देखिएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर है बिल्कुल। मतलब हीट जो है यहाँ पे जो हीट एनर्जी है वो कहाँ यूज हो गया, वो यूज हो गया इसके स्टेट चेंज करने में। तो लिख लेंगे नोट में, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा रहा है आपके एग्जाम में, तो लिख लीजिए नोट में, ड्यूरिंग लेटेंट या ड्यूरिंग फेज चेंज लिख देते हैं, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, ड्यूरिंग फेज चेंज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। इसके पीछे कारण है क्योंकि हीट जो है यूज हो जाता है उसके स्टेट को चेंज करने में, बिकॉज हीट एनर्जी इज यूज्ड टू change the state of substance, change the state of substance, state of substance, ठीक है। इस सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो है क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाता है। तो इसीलिए जब आइस जो है मेल्ट होना शुरू होता है, तो आप देखिएगा जब आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी में, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ये आइस का एग्जांपल लिए हम लोग, तो क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, क्यों, इस कारण से ये हीट एनर्जी क्यों कहाँ चेंज हो गया, इसके पार्टिकल्स को तोड़ने में ये हीट एनर्जी खर्च हो गया, जो बीच में फोर्स लगा था उसको तोड़ करके इसको लिक्विड बनाने में खर्च हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब चलिए एक बात और करते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है और टेम्परेचर दिए तो ये गर्म होना शुरू हो गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया 100 डिग्री सेल्सियस को अभी पहले पढ़ाए थे अभी कुछ देर में कि ये पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि ये पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट आफ्टर अगर हीट और सप्लाई करते हैं तो एक बार फिर फेज चेंज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हीट अगर सप्लाई करते रहे तो एक बार फिर फेज चेंज हो जाता है, और ये यहाँ पे था लिक्विड, यहाँ पे बन जाता है वेपर, गैस, और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये बन गया क्या, वेपर।
अभी तक आपने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, हीट सप्लाई होगा लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, जब जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाए वेपर में। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब। आप इसको बार बार देख करके इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब ये Q2 से यहाँ पे हमने इसको हीट और दे दिया Q3, और फिर Q3 से ये हीट पहुँच गया Q4। तो चलिए Q1 से Q2 हीट एनर्जी रिक्वायर्ड था, तो क्या चेंज हुआ, ये चेंज कर दिया सॉलिड से सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और प्रोसेस को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये जो लिखे हैं। अब इस सबको मिटाएंगे और पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। तो चलिए इस सब को मिटा करके अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा जब लगातार हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाते रहें, मतलब हीट सप्लाई करते रहें। तो हीट सप्लाई करते रहेंगे तो जो ये आइस यहाँ पे लिक्विड में बदल गया है वाटर में, और एनर्जी देंगे और हीट एनर्जी देंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो और हीट देंगे तो ये चला जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर राइज करेगा। वाटर है तो वो धीरे धीरे गर्म होते जाएगा, गर्म होते जाएगा, गर्म होते जाएगा। पहले क्या था, बर्फ था तो मेल्ट हो गया जैसे टेम्परेचर राइज हुआ, मेल्ट हुआ और टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, सॉरी, उसका स्टेट चेंज हो गया, वाटर बन गया। और भी टेम्परेचर देंगे तो वाटर क्या होगा, गर्म होगा। और वाटर जो गर्म होगा उसका एक बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो ये हम बात कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट हम डी मानते हैं, इस पॉइंट को डी, और ये पॉइंट ई। डी पॉइंट पे जो है अभी ये लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ई पॉइंट पे ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, यहाँ हीट सप्लाई किए हैं ना, Q3 से Q4 हो गया हीट और दिए हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये तो वेपर में ही बदलेगा। तो जितना हीट लगा इसको वेपर में बदलने के लिए 1 kg लिक्विड को, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। याद करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखिए 1 kg सॉलिड को गर्म करते हैं और वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जितना हीट एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg लिक्विड को गर्म करते हैं और जितना एनर्जी लगता है, हीट एनर्जी लगता है उसको स्टेट चेंज करने में, वेपर बदलने में, उसी को तो बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आसान है, तो चलिए लिखते हैं। इसका लिख लेंगे, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, the heat energy required to convert 1 kg liquid into vapor form is called latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, latent heat of vaporization कहा जाएगा जबकि ये चेंज हो जाएगा किस में, ये चेंज हो जाएगा आपको वेपर फॉर्म में। ये बात याद रखना है। तो चलिए, और ये देख रहे हैं कि इस समय भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हुआ, अब तो आपको याद हो चुका होगा कि टेम्परेचर इसलिए नहीं चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज हो गया है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो गया है। तो लिखेंगे नोट में, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट because heat energy is used to
चेंज इन स्टेट, चेंज द स्टेट, जो स्टेट चेंज हुआ है उसमें हीट एनर्जी यूज हो गया है, इसी कारण से टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हो कितना हीट एनर्जी सप्लाई किए, तो Q4 से लेकर के Q3 तक, तो हीट एनर्जी सप्लाई कितना हुआ, Q4 माइनस Q3, इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड था स्टेट चेंज करने के लिए, इतना एनर्जी दिए हैं, तो ये क्या हो गया है, लिक्विड से कन्वर्ट हो गया है, लिक्विड टू वेपर फॉर्म में, लिक्विड से वेपर फॉर्म में ये बदल गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इतना चेंज दिए तो लिक्विड से ये वेपर फॉर्म में बदल गया। ठीक है, कैसे, मान लीजिए यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया, मान लीजिए यहाँ पे हमने टेम्परेचर दिया था 40 डिग्री सेल्सियस और यहाँ टेम्परेचर हीट दिया था 40 जूल, हीट का यूनिट होता है जूल, 40 जूल, और यहाँ पे हो गया 100 जूल, तो हीट कितना खर्च हुआ, 100 माइनस 40, 60 जूल लगा इसको कन्वर्ट करने में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगला टॉपिक, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में लिख लीजिए और इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे टर्म। ओके, थैंक यू।